हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग वास्तविक संख्या पर आधारित कुछ नए प्रश्न को देखेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय पे आधारित प्रश्न को बताए थे और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पे आधारित प्रश्न भी बताए थे। और मैंने ये भी बताया था कि किस तरह से दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके लघुत्तम संख्या और महत्तम संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। और मैंने ये भी बताया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा किस तरह से दी गई संख्या का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं, इसके बारे में भी मैं बताया था। फिर भी आपको याद दिलाने के लिए मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखता हूँ, जिससे कि आपको पिछली क्लास की भी कुछ बातें याद आ जाए। जैसे प्रश्न था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 12 और 120 का महत्तम और लघुत्तम संख्या ज्ञात करें। ठीक है ना। इसका क्या ज्ञात करें? लघुत्तम संख्या एवं महत्तम संख्या ज्ञात करें। इसी तरह के आपको प्रश्न एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और आसानी से इसको सॉल्व करें। क्या लिखा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 72 और 120 का क्या निकालना? लघुत्तम संख्या और महत्तम संख्या ज्ञात करना। आपको बताए थे क्या करना है। सबका आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग हल करना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। 3 गुने 2 या 2 गुने 3 लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से 72 का भी निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड। तो आप लोग कैसे करेंगे, करने आता ही होगा। 72 को आप या तो डिवाइड कर को करिए, या तो आप पहाड़ा से जो काउंटिंग आप लोग को आता है, जैसे 24 तिया 72 होता है या 12 छक 72 होता है, उस तरह तोड़ सकते हैं। 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 दूना 24 और 24 तिया क्या होता है 72। इस तरह से तोड़ सकते हैं इसको। और उसी तरह से 120 है तो 120 का भी तोड़ सकते हैं। 120 का अभाज्य गुणनखंड 15 8 20 से होता है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिया 24 और 24 गुने 5 करेंगे तो क्या होगा 120। इस तरह से हमने सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। अब आपको हम बताए थे कि एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, बताए थे ना। एलसीएम निकालने में क्या बताए थे, जो सब में मिल रहा है उसको भी लिखिए और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए। ठीक है, जो सब में मिल रहा है उसे लिखिए और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, लघुत्तम संख्या। अगर लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे, लघुत्तम संख्या। तो देखिए सब में जो मिल रहा है उसको लिखिए। ये 2 यहाँ भी है, यहाँ है, यहाँ है, तो मिल गया, उसको लिख दिए। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ भी है, तो उसको भी लिख दिए। ठीक है, अब देखिए ये 2 नहीं मिला है, ये भी 2 नहीं मिला, ये भी 2 नहीं मिला, तो ये दोनों को लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए ये 3 तो मिल गया, ये 3 नहीं मिला, तो इसको भी लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये 2 बोलेंगे सर मिला कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ भी देखिए 1 2 3, तो ये तो मिल रहा है ना। ये 3 जो 2 है ये हमें मिल रहा है, सभी में मिल जाना चाहिए, उसको लिखना, और जो नहीं मिलेगा उसको लिखना है।
तब देखिए इसमें 3 गो 2 है ना, तो इसमें भी 3 गो 2 है, मिल गया है। इसमें 1 2 है तो 1 2 भी मैच कर रहा है। अब यहाँ पे 3 1 है तो सब में 3 है, 5 नहीं है तो 5 को आप शामिल कर दीजिए, ये आप गुना कर दीजिए, इसका आपका क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, आप इसको गुना करिए, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72, और 72 गुने 5 कर दीजिए तो 2 पचे 10, 5 35 और 1 36, तो 300 कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, फिर से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। लघुत्तम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सब में मिल रहा है उसको लिखिए और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए। जैसे कि 2 यहाँ पे सब में मिल रहा था तो मैंने 2 लिख दिया, 3 भी मिल रहा था 3 भी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 को 2 और बच रहा था, जो कि इसमें 1 ही 2 था तो मैंने 1 2 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 2 है, 1 2 3 2 हो गया। इसमें आइए, अच्छा ये 3 है यहाँ पे तो 3 भी मिल रहा है। अब यहाँ पे आइए 3 को 2 है तो 1 2 3, 1 2 3 इसमें भी मिल गया। अगर यहाँ पर 4 को 2 रहता तो 1 2 और डालते हैं, अगर यहाँ पे 5 को 2 रहता तो 1 और 2 और, मतलब सबसे मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 3 देखिए, 1 है तो 1 3 यहाँ भी है, 5 देखिए 1 यहाँ है तो इसमें नहीं था तो लिख दिए थे, ये हो गया। अब महत्तम संख्या निकालना है, क्या निकालना है, महत्तम संख्या। तो देखिए इसका क्या तरीका है, जो सभी में मिलता है उसी को लिखना है ना। सभी में उभयनिष्ठ गुणनखंड, सभी संख्याओं के उभयनिष्ठ, उभय जो निष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो सभी में रहता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंड ठीक है का गुणनफल, ये भी बोल सकते हैं, या तो अगर नहीं भी बोलेंगे तो डायरेक्ट समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि देखिए सब में कौन मिल रहा है, 3 यहाँ है 3 यहाँ है 3 यहाँ है, सब में मिल गया तो 3 लिख देंगे। सभी संख्याओं के उभयनिष्ठ लेना, 2 देखिए यहाँ मिल रहा है यहाँ मिल रहा है यहाँ मिल रहा है तो 2 ले लेंगे। अब देखिए अब लेंगे यहाँ पे 2, तो 2 तो ले चुके हैं, ये 2 लेंगे तो 2 देखिए हमने ले चुका है। अगर 1 2 और लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 ही 2 है तो इसमें नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमारा HCF क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 5 इसमें मिल रहा है, नहीं। आप बोलेंगे सर 3, तो 3 यहाँ तो है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 1 ने मैं लिख दिया। अगर दूसरा लिखना चाहेंगे तो दूसरा और 3 है, इसमें नहीं, यहाँ है नहीं, तो नहीं मिलेगा, तो और को नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, महत्तम संख्या कितना आ गया, 6 आ गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि लघुत्तम जो संख्या आया, अतः आप लिख सकते हैं लघुत्तम संख्या हमारा कितना हो गया 360, एवं महत्तम संख्या कितना हो गया, महत्तम संख्या हो गया 6। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थी इसमें क्या होगा, परेशानी क्या होगा, लगेगा कि सही बना कि गलत। आप चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, जैसे कि 360 है तो सभी संख्या से कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए, 72 से भी कटना चाहिए और 120 से भी कटना चाहिए, तब तो हमारा सही है। जैसे 6 से करेंगे तो 60 बार में कट जाएगा, 72 से करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, 120 से भाग देंगे इसमें तो 3 बार में कट जाएगा। तो सभी से कट गया तो लघुत्तम संख्या सही, और सभी को काट दिया मतलब सभी को विभाजित कर दिया तो उसको हम बोलेंगे महत्तम संख्या। जैसे देखिए 6 से 6 में भी भाग लग जाएगा, 6 से 72 में भी भाग लग जाएगा और 120 में भी भाग लग जाएगा, तो ये हमारा महत्तम संख्या भी क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो ये हमारा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी संख्या का लघुत्तम कैसे निकालेंगे, महत्तम कैसे निकालेंगे, ये हो गया आपका प्रश्न। ठीक है, अगर और एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो और ले सकते हैं, जैसे कि कहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का महत्तम संख्या ज्ञात करें। ठीक है, या तो कोई 2 संख्या दे देगा और उसका महत्तम संख्या दे दे और उसका लघुत्तम संख्या ज्ञात करना बोल दे,
ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी कहने को कहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक और प्रश्न को देख लेते हैं, जिससे कि आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो दूर हो जाएगा। जैसे कि प्रश्न आपको दे दिया, संख्या जो है 96 है और कितना है 104, 96 और 104 क्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। हालांकि इसका मैंने कई सारे एग्जाम्पल पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया, फिर भी रिवाइज कराने के ख्याल से एक बार और याद दिला देते हैं ताकि आपको आगे का क्लास आसानी से समझ में आ जाए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, क्या निकालना है, HCF ज्ञात करिए। HCF मतलब महत्तम संख्या ज्ञात करें। अब देखिए इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा सेम। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना। अब आप लोग बोलेंगे सर अभाज्य गुणनखंड नहीं आता, ये कुछ भी नहीं है, आप आराम से इसको सिर्फ भागा दीजिए। भाग देने का नियम आप जानते हैं, 96 है तो 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 12 से कटेगा, इस तरह से आप लोग भाग देकर देख सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं करने आता है तो आप भाग भी दे सकते हैं। जैसे 96 है ना, तो साइड में आप भाग दे दीजिए, 2 चौक 8, 2 8 16 और फिर 2 दूना 4 और 2 चौक 8, फिर इस तरह से भाग कर सकते हैं, 2 छक 12 और 2 तिया 6। तो ये अभाज्य गुणनखंड हमको मिल गया ना। क्या क्या मिला ये आपको पता चल रहा होगा। देखिए पहले 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 12 दूना 24, 6 दूना 12, 2 तिया 6, मतलब आया 2 कितने बार, 1 2 3 4 5 बार, 5 बार लिख दीजिए इसको। ठीक है, 5 बार मैंने लिख दिया और एक बार 3 आया है। अब आपको लग रहा होगा सर ज़्यादा बड़ा रहेगा, 10 गो आ जाएगा, 20 गो आ जाएगा, तब क्या करेंगे, तो इसको आप पावर करके लिख सकते हैं, मतलब घात में लिख सकते हैं। जैसे 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 लिख दीजिए और इसको 3 लिख दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एवं कितना का निकालना है, 104 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। फिर इसको भी आप करिए। ठीक है, 104 है तो इसको आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, 2 बार से लग जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 छक 12, और फिर देखिए 13 बार में कटेगा, और कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो ये आ गया, कितना आया, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 13, 2 गुने 2 गुने 2 3 बार, 13 गुने 8 करेंगे तो 104 आ जाएगा। अब देखिए पूछ क्या रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पे, महत्तम संख्याएं पूछा है। क्या पूछा है, महत्तम संख्या। तो हम आपको बताए थे जो सभी में मिलता है, जो सभी में, ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि जो सभी में मिलता है उसका अगर गुणनफल करेंगे तो हमको महत्तम संख्या मिलेगा। जो सभी में मिले, दोनों में मिलना चाहिए। ठीक है, तभी हम लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। इसलिए क्या लिखेंगे, 96 और 104 का महत्तम संख्या जो सभी में मिलेगा उसी को लिखेंगे। जैसे देखिए 1 2 यहाँ भी, 1 2 यहाँ, तो लिख दीजिए, फिर 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी मिल गया, फिर 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ भी है, मिल गया। अब देखिए 13 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे, 13 इसमें है ना लेकिन इसमें नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। अब इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, बोलेंगे सर एक पर 3 तो है ना, 3 नहीं है, 13 है। ठीक है, तो इसमें मैच नहीं कर रहा है तो नहीं लिखेंगे। इसलिए 2 दूना 4 दूना 8, इसका महत्तम संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब सही बना कि गलत चेक कर सकते हैं। 8 से आप भागा दीजिए 96 में तो 12 बार में कट जाएगा, और 8 से भागा दीजिए 104 में तो 13 बार में कट जाएगा। तो पूरी अगर भाग लग जा रहा है तो हमारा महत्तम संख्या क्या है, सही है। अगर यहाँ पे 9 हो जाएगा तो नहीं कटेगा तो गलत हो जाएगा, 9 से 104 नहीं कटेगा तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो महत्तम संख्या आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः जो है महत्तम संख्या किसका किसका है, 96 और 104 का
कितना आ गया 8 आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थी, इस तरह के प्रश्न आप सोल्व कर लेंगे और सीख भी गए होंगे। 1-2 बार किताब से बना लेंगे और नहीं बनेगा तो फिर पूछ लेंगे। और फिर अगर इसका लघुत्तम संख्या निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। लघुत्तम संख्या अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में इसी का लघुत्तम संख्या भी पूछ दिया तो आप निकाल सकते हैं। लघुत्तम संख्या क्या करेंगे, बताए थे आपको कि जो सभी में मिलता है उसको लिखेंगे। ठीक है ना, जो सभी में मिलता है उसको भी लिखना और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखना। ठीक, तो देखिए इसमें 5 को 2 है तो 5 को 2 लिख दीजिए। ठीक, 5 को 2 लिख दिए हम। अब देखिए इसमें 3 है, 3 को 2 है तो ये तो मिल ही गया ना। 3 को जब 5 को 2 लिख दिए तो 3 को 2 भी इसमें मिल ही जाएगा। अब बचा 3 तो 3 इसमें नहीं है तो उसको भी लिखिए, और इसमें 13 है तो 13 को भी लिखिए। ठीक है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए और जो मिल रहा है उसको भी लिखिए। तो सारे 2 मिल रहा है, 5 को 2 है, 5 को 2 है, 3 को 2 है तो 3 को 2 भी मिल रहा है, एक 3 है तो 3 भी मिल रहा है, 13 है तो 13 भी। और इसको आप क्या कर देंगे, गुना करने आप लोग को आता ही होगा। जब गुना करेंगे तो ये आएगा 9 6 और 9 6। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम सही बना कि गलत, जब आप भाग देंगे तो लग जाना चाहिए, पूरी भाग अगर लग गया तब ठीक है, अगर नहीं लगा तो गलत है। तो हमारा एलसीएम ये हो गया और एचसीएफ भी निकालने सिखा दिए आपको। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अगर आपसे कोई पूछे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है तो आप उसको निकाल सकते हैं। अब विद्यार्थी एक नया प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जिसमें कि हम बताए थे भी पिछले क्लास में कि किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य होगा कि नहीं, इसको कैसे पता करेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या का इकाई स्थान शून्य होगा कि नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चलते हैं लेकर के। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है कितना, मान लीजिए आप जोड़ लीजिए 5 है और 5 के पावर कितना है 2 है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 25। ठीक है, कितना है 25। उसी तरह से अगर 4 है, इस पर पावर 4 है तो 4 × 4 × 4 करेंगे। ठीक है, तो 4 × 16 और 16 × 16 कितना हो गया 256। तो इकाई अंक कितना आ गया 6। हमें जानकारी लेना है कि इकाई अंक शून्य आएगा कि नहीं। अब देखिए मान लीजिए विद्यार्थी कोई संख्या कितना है, अगर कोई संख्या 25 है। ठीक है, 25 और इसका पर पावर हम कुछ डाल देते हैं, मान लीजिए 4 डाल दिए, 5 डाल दिए, तो इकाई अंक शून्य होगा कि नहीं। तो आप लोग जानते हैं शून्य जो होता है ना, शून्य तो एक संख्या है, लेकिन शून्य संख्या में एक अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 10। और 10 कब आएगा, जब 2 × 5 करेंगे तभी 10 आएगा। अगर मान लीजिए 20 है तो इसमें भी 2 × 5 और × 2, 2 और 5 आना चाहिए। कोई भी संख्या ले लो, मान लीजिए 100 है या 1000 है, तो इसमें 2 × 5 फिर 2 × 5 फिर 2 × 5, मतलब 2 5 2 5 2 5 दोनों आना चाहिए, तभी शून्य हमको मिलेगा। ठीक है ना, इस तरह से हमको समझना होगा कि किसी भी संख्या का शुरू में शून्य तभी आएगा जब उसमें 2 भी रहे और 5 भी रहे। अगर 2 और 5 एक ही रह गया, जैसे कि मान लें 15 है तो 15 है तो 3 और 5 आया, तो 3 और 5 आया, 2 नहीं आया ना, तो यहाँ पे इकाई अंक शून्य नहीं आएगा। मान लें 225 है। ठीक है ना, 225 तो 3 × 5, ठीक है ना, 3 × 5 25 दिया 75 और ×3 करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा 25। लेकिन देखिए इसमें भी 3 5 3 5 आया है, तो जब 2 नहीं आता है तो इकाई अंक शून्य कभी नहीं होगा। इकाई अंक शून्य तभी आएगा जैसे मान लें 250 है, तो इसमें देखिए 2 × 5 10, 2 और 5 आया, तब इकाई अंक क्या हो गया शून्य हो गया। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इकाई अंक शून्य तभी होगा जब उसमें 2 और क्या रहेगा 5, 2 और 5 दोनों रहना चाहिए, तभी उसका इकाई अंक शून्य होगा। अगर 2 और 5 में से कोई भी एक कम गया है ना, अगर 2 रहा या 5 नहीं रहा,
जैसे मान लें 256 है, ठीक है ना। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। ऐसे भी कंडीशन में सिर्फ 2 आ गया, 5 नहीं आया, तो इस पर इकाई अंक शून्य नहीं आएगा, ठीक है। तो इकाई अंक शून्य आने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। उसका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 और क्या चाहिए, 5 चाहिए, तभी है जो इकाई अंक क्या होगा, शून्य होगा। तो इसी पर आधारित एक प्रश्न रहता है। प्रश्न आपको दे देगा कि 6 के पावर n है, 6 के पावर कितना है, n है, और बताइए कि इसका इकाई अंक 6 के पावर n का इकाई अंक शून्य होगा, इकाई अंक शून्य हो सकता है या नहीं, शून्य हो सकता है या नहीं, इस तरह से प्रश्न आपको आ जाएगा। 6 के पावर n का इकाई अंक शून्य हो सकता है, प्रश्न आ गया, और जांचे, ठीक है, क्या लिख दिया, जांचे। मान ली आपको कह रहा है कि जांच करके बताइए कि इसका इकाई अंक शून्य होगा कि नहीं होगा। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले 6 को देखेंगे कि इसमें 2 और 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 2 और 5 आया तब बोलेंगे हाँ शून्य हो सकता है, अगर नहीं आया तब शून्य नहीं होगा। और n के जगह आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, जो भी रखना है रखिए। जैसे कि सबसे पहले आसान तरीका ये है कि 6 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो कितना आ गया, 2 गुने 3, 2 गुने 3। तो इसमें क्या 5 है शामिल, नहीं। जब 5 शामिल नहीं है तब हम कह सकते हैं कि इसका इकाई अंक शून्य नहीं होगा। तो इसमें लिख सकते हैं ना कि चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड, इसमें क्या लिख सकते हैं, चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, क्या नहीं है, 2 और 5, अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। 2 के अलावा 5 नहीं है, 2 के अलावा क्या नहीं है, 5 नहीं है, ठीक है। अतः इसका इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता। इसको हम दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं कि अतः इसका इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता। अगर इसी को और आगे बताना चाहेंगे तो क्या बताएंगे, देखिए कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा क्या है, 5 नहीं है। अतः 6 के पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता है। अब देखिए, आपको इसी तरह से आप इसको और लंबा लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। लंबा क्या मतलब कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों को शामिल होना चाहिए, ये भी लिख सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने वो बात लिख दी है कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा 5 नहीं है। और किसी संख्या का इकाई अंक शून्य, इसमें और डाल सकते हैं कि चूँकि अगर डालना है तो इसमें और डाल सकते हैं, चूँकि किसी संख्या का, है ना, चूँकि किसी संख्या का इकाई अंक शून्य तभी होगा, ठीक है। किसी संख्या का इकाई अंक शून्य तभी होगा जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, किसमें, अभाज्य, ये देखिए रटने का नहीं है, समझने का। अब शुरू में ही बता चुके हैं कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5, तभी तो 0 आएगा। 2 और 5 दोनों उपस्थित होना चाहिए, दोनों उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। अब इसी में आपको कोई और प्रश्न पूछ सकता है, जैसे कि इस तरह से पूछ दिया कि बताइए कि 4 के पावर n, है ना, 4 के पावर n का इकाई अंक शून्य होगा, इकाई अंक शून्य हो सकता है। तब देखिए शून्य हो सकता है या नहीं, यही प्रश्न पूछ दिया। क्या 4 के पावर, जहाँ n बराबर
n का मतलब प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 जो भी है, जहाँ n प्राकृत संख्या है। तो अब देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर भी अब क्या करेंगे, 4 के पावर जो n है, ठीक है ना, उसका हम लोग देखेंगे कि 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल है कि नहीं। ठीक, तो लिख सकते हैं 4 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 4 का क्या कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2, इसमें भी 5 शामिल नहीं है, ठीक है, समझ जाइए। तो इसका इकाई अंक 0 नहीं होगा। लिख सकते हैं कि चूँकि 4 के अभाज्य गुणनखंड, 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा 5 शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। अतः 4 के पावर n के इकाई अंक, 4 के पावर n का इकाई अंक 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। आपको हम बताएं इकाई अंक 0 तभी आएगा जब 2 भी रहे और 5 भी रहे। 2 में से कोई एक भी रहेगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम कुछ नए प्रश्न की ओर चलते हैं लेकर के, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और एग्ज़ाम में आने की संभावना भी बनता है। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे कि आपको क्या है वो प्रश्न दिखते हैं, मैंने नोट किया था प्रश्न ताकि आपका समय बच सके। वो प्रश्न को खोजते हैं। देखिए आपके पास ये प्रश्न रहेगा, बताएं कि, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, पहले आप प्रश्न ही देख लीजिए सही से, फिर आपको हम बताएंगे डिटेल में कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ये पहले का प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना है, क्या कहना चाह रहा है कि व्याख्या करें। क्या करें, व्याख्या या जांचें, दोनों बात में से सेम है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है और कितना है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 और गुने कितना 1 और प्लस 5। एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। भाज्य संख्या मतलब जैसे कि 8 4 6 है ना, 6 का भी 2 से अधिक गुणनखंड है ना, 1 है, 1 से कटता है, 2 से कटता है और 3 से कटता है, 6 से भी कटता है। तो कहना चाह रहा है कि ये जो संख्या है वो हमारा क्या है, एक भाज्य संख्या है, ये दर्शाना है, बताना है, ठीक है। तो आपको संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, संख्या, ठीक है। आप प्रश्न को कंफ्यूज ना हो, आपको दोनों प्रश्न एक साथ दिख रहा है तो इसको हटा देते हैं ताकि आपको फिर समझ में आसानी से आए। क्या कहना चाह रहा है, देखिए ये प्रश्न को आप समझिए और समझ करके खुद से बनाने का प्रयास करिए और फिर ना समझ में आए तो हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, कहना क्या चाह रहा है, ये व्याख्या करना है, मतलब बताना है, दर्शाना है, जो भी समझिए इसको। 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब बोलेंगे सर इसको गुना कर देंगे, गुना करके जोड़ देंगे, फिर इसको भी गुना करके जोड़ कर देख लेंगे। तो विद्यार्थी आप थोड़ा सा अभाज्य गुणनखंड पढ़े हैं तो कुछ दिमाग अपना भी लगाइए कि भाज्य संख्या कैसे डिसाइड होता है। भाज्य संख्या का मतलब एक से ज़्यादा क्या होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए। एक से ज़्यादा क्या होना चाहिए, गुणनखंड। तो संख्या आपको दिया हुआ है, एक संख्या कितना दिया हुआ है आप लिख सकते हैं। संख्या दिया हुआ है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है। विद्यार्थी इसको आप क्या करेंगे बताइए, आप भाज्य संख्या दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा गुणनखंड। एक से ज़्यादा मतलब जैसे 6 है तो 6 का गुणनखंड में कौन कौन शामिल है, 2 3 6 खुद है। अब इसका देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 13 है और यहाँ भी 13 है, ठीक है। तो 13 आप क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। 13 क्या ले लीजिए, कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों में मिलता है उसको क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 7 गुने 11,
यहाँ पर से तो कॉमन ले लिए हैं, अब प्लस क्या बचा, 13 बचेगा कि 1 बचेगा ये बताइए। 13 था, 13 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या नहीं कुछ, तो कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, अब देखिए 11 गुने 7 करेंगे तो 77 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 77 और प्लस 1। ठीक है, तो 13, 77 और 1 कितना हो गया 78, 77 और 1 78 हो गया। और 78 को आप लोग जानते हैं तोड़ना कैसे, तो 13 और 13 छक 78 होता है ना, 78 तोड़ने के लिए आप लोग को आता है, तोड़ सकते हैं। 13 दूना 26 और 26 तिया 78 है ना। उसके बाद हमारा एक संख्या ये मिल गया। ठीक है, दूसरी संख्या कितना उसको भी देख लेंगे। ये हमारी पहली संख्या थी, कितना थी पहली संख्या। ठीक है, और दूसरी संख्या है वो भी देख लेते हैं, कितना कितना है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5 है। ठीक, अब इसको भी हमें क्या करना है, भाज्य संख्या दिखाना। भाज्य संख्या मतलब एक से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए। अब देखिए इसमें तो क्लियर हो गया, 13 13 2 3, तो इसका कितने गुणनखंड हो गया, 1 2 3, फिक्स है। ये तो भाज्य संख्या हो गया। अब इसको भी दिखाना कि भाज्य संख्या है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ भी 5 है, तो आप 5 क्या ले लीजिए कॉमन। कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 गुने 6 और गुने 4 गुने 3 गुने 2 और प्लस 5 तो निकल गया, तो कितना बचा 1। ठीक है, और इसको गुना कर लीजिए, 3 दूना 6 चौक 24 और 24 गुने 6 करेंगे तो 144 और 144 गुने कितना कर लीजिए 7। ठीक है, आप साइड में गुना कर सकते हैं। देखिए 3 दूना 6 चौक 24, 24 छक 44 और 144 गुने आप क्या कर लीजिए 7, तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28 2 30 और 7 और बाकी 3 तो 10 हो गया। कितना हो गया 10, तो 5 गुने 1008 प्लस 1। ठीक, तो 5 गुने 1000 कितना आ गया 9, 1 जुट जाएगा, तो 5 गुने 1000 9। और इसको अगर चाहेंगे 109, देखिए किसी से टूटता है कि नहीं, अगर नहीं टूटता है तब कोई बात नहीं है, और फिर भी हम देखना चाहेंगे, अगर टूट जा रहा है तब ठीक है, नहीं टूटा तो हड़बड़ाना नहीं है। अब देखिए विद्यार्थी, आपको भाज्य संख्या के परिभाषा में बताए थे कि अगर भाज्य संख्या में एक और स्वयं के अलावा अगर किसी संख्या से भाग लगता है तो वह संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। और मैंने दूसरे शब्दों में बताया था कि जिसका एक से ज़्यादा गुणनखंड हो तो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो देखिए इसमें 5 है, ठीक है ना, और 109 है, तो 5 और 109 है, इसका मतलब 2 गुणनखंड तो फिक्स है, और एक तीसरा गुणनखंड कौन हो जाएगा 1। ठीक है, और इसमें भी देखिए, इसमें तो कई सारे गुणनखंड दिख रहा है। तो अगर कोई संख्या, जैसे मान लीजिए आपको उदाहरण में बताए थे, जैसे 4 है, तो 4 है तो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, तो 3 से कट, मतलब 3, कोई संख्या का अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गया, जैसे ये संख्या है, इसको गुना करेंगे तो एक संख्या हमको मिलेगा, और उसका गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा 5 और 109, और इसका भी गुणनखंड कितना कितना है 6 है, 26 भी है, 39 भी है। तो कह सकते हैं कि यह जो है, अतः जो है, इसको हम कह सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं, अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या क्या है, भाज्य संख्या। दी गई संख्या जो है वो भाज्य संख्या। कहेंगे कैसे, क्योंकि भाज्य संख्या का एक से अधिक गुणनखंड होता है, तो इसका गुणनखंड कितना हो गया, एक से अधिक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझना है प्रश्न कहना क्या चाह रहा था। कह रहा था कि ये भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या हम आपको बताए हैं कि जो भाज्य संख्या होती है उसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड होता है। तो देखिए इस संख्या, अगर इसको हम पूरा गुना करके जोड़ देंगे तो एक संख्या मिलेगा, और इसका हमको गुणनखंड कितना है 2 से ज़्यादा हो गया, क्योंकि 2 गुणनखंड तो यहाँ है और एक गुणनखंड एक खुद होता है। फिर यहाँ पर भी देखिए इतना गुणनखंड और उसका एक गुणनखंड एक खुद होता है। ठीक है,
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या क्या है, भाज्य संख्या। चलिए विद्यार्थी एक और प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी प्रश्न आपको एनसीईआरटी किताब में देखने को मिल जाएगा। समझिए कहना क्या चाह रहा है। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग ले चलेंगे। इसमें कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। आप लोग ग्राउंड गए होंगे, खेल का मैदान में जब जाते होंगे तो देखते होंगे बाहर के ग्राउंड के बाहरी किनारे पे क्या रहते हैं, ग्राउंड मतलब वृत्ताकार पथ होता है जिस पे आप लोग दौड़ भी लगाए होंगे कभी कभी। तो कहता है कि इस मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। ठीक है, सोनिया नाम की कोई एक लड़की है और ये मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 18 मिनट। आप लोग भी ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगाए होंगे, कोई 5 मिनट में चक्कर लगाता है, कोई 10 मिनट में, कोई 20 मिनट में। जिसका जितना अच्छा कैपेसिटी होता है, जिसका जितना अच्छा क्षमता होता है, प्रैक्टिस होता है, उस आधार पे क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न को समझिए। सोनिया इस मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, बताइए कितना लेता है, 18 मिनट। जबकि रवि जो है उसी चक्कर को कितने मिनट में, 12 मिनट में पूरा करता है। ठीक है, कह रहा है कि मान लीजिए कि दोनों एक ही समय एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। आप लोग रनिंग स्टार्ट भी किए होंगे और देखे होंगे कि कोई लड़का पहले से एक चक्कर लगा लेता है और दूसरा लड़का भी चक्कर लगाने में अभी दौड़ते ही रहता है। तब तक और देखे होंगे कि वो लड़का 1.5 चक्कर पूरा कर लिया, 1 चक्कर और आधा, तब तक अगला व्यक्ति एक ही चक्कर पूरा करता है। और कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों एक ही पॉइंट पे मिल भी जाता है, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे दोनों मिल भी जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको प्रश्न में बना दिया है, उसी पर आधारित है कि मान लीजिए कि दोनों एक ही समय एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में दोनों चलते हैं। कितने समय बाद वो प्रारंभ बिंदु पे पुनः मिलेंगे। ठीक है, समझिए प्रश्न को फिर से समझिए। और आपके पास अगर बुक है तो बुक में भी ये प्रश्न को आप देख सकते हैं कि कैसे ये प्रश्न हम लोग को परेशान कर सकता है। प्रश्न परेशान क्यों करेगा, आपको यहाँ पे 2 प्रश्न आएगा कि एलसीएम निकाले कि एचसीएफ निकाले, यहीं पे प्रश्न होता है। तो देखिए विद्यार्थी आपको समझना है एचसीएफ हम लोग कब निकालते हैं। एचसीएफ तभी निकालते हैं जब हमें कोई चीज़ें बांटना होता है, किसी को बराबर बराबर अगर चीज़ें बांटना हो तभी हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, नहीं तो हम नॉर्मल कंडीशन में हम लोग क्या निकालते हैं, अगर नहीं बताया जाता कि कोई चीज़ें हमें बराबर से बांटनी हो तब तो एलसीएम निकालने। अगर बराबर बांटने की बात करें तो हम लोग वहाँ क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और एलसीएम और एचसीएफ पे आधारित कई सारे प्रश्न को हम लोग टारगेट बैच जब बताएंगे अलग से तो उसमें हम आपको सोल्व करने सिखाएंगे कि कैसे एलसीएम और कैसे एचसीएफ निकलता है। फिलहाल आप अपना क्लास को पहले समझिए और क्लास में जो प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा उसको सोल्व करिए। फिर आपको हम कंपिटिटर जो कंपटीशन पे आधारित प्रश्न होते हैं, जो आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, वैसे प्रश्न को भी लेकर चलेंगे। हालांकि ये भी प्रश्न आपके कंपटीशन में मिले हैं देखने को, तो आप यहाँ समझिए। कहता है कि कोई खेल का मैदान है। ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए आप समझ जाइए ये कोई ग्राउंड है। यहाँ पर से कोई व्यक्ति चलना शुरू कर रहा है। 2 व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है। एक नाम सोनिया है जो टाइम लेती कितना, 18 मिनट। ठीक है, कितना टाइम लेती है, 18 मिनट। दूसरा नाम का एक लड़का जिसका नाम रवि है, वो 12 मिनट लेता है। और क्या करता है विद्यार्थी, इसमें चलना शुरू करता है। ठीक है, इस पे वो क्या लगा रहा है, राउंड लगा रहा है। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ से चलना शुरू करेगा तो ऑब्वियस है, बातें स्पष्ट है कि कुछ समय बाद ये चक्कर लगाएगा। तो ए जो लड़की है वो 18 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है और बी जो है ना 12 मिनट में ही एक चक्कर लगाता है। तो आप कह सकते हैं ना विद्यार्थी कि जब 18 मिनट होगा यहाँ से यहाँ तक चलने में तो एक चक्कर लगाएगी, फिर 36 मिनट होगा तो ये 2 चक्कर लगाएगी। अब ये लड़का देखो 12 मिनट जब चलेगा तो एक चक्कर लगा लेगा, 24 मिनट चलेगा तो 2 चक्कर और 36 मिनट में ये 3 चक्कर हो जाएगा।
जब देखो तब आप पता चल रहा होगा कि सोनिया 2 चक्कर में यहाँ पे आ जाएगी और ये लड़का 3 चक्कर में यहाँ आ जाएगा। तो समय कितना लगेगा? 3 चक्कर में ये लड़का 36 मिनट समय लगाएगा और 2 चक्कर में ये लड़की कितना? 18 दूना 36, ये भी 36 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि 36 मिनट के बाद ये दोनों फिर एक ही बिंदु पे मिल जाएगा। तो वही प्रश्न पूछ रहा है ना कि कितने समय बाद वे प्रारंभ बिंदु पर फिर से मिलेगा। तो कितने समय बाद? 36 मिनट के बाद मिल जाएगा। तो आप प्रश्न को क्या करेंगे कि लिख सकते हैं कि चूँकि, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? चूँकि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, ठीक है। जबकि रवि 12 मिनट में, ठीक है, मैदान का एक चक्कर लगाता है, ठीक है। मैदान का कितना? एक चक्कर लगाता है। अब देखिए इसमें आप समझ चुके विद्यार्थी कि सोनिया 2 चक्कर लगाने में 36 मिनट और ये 12 मिनट लगा रहा है एक चक्कर में, तो 3 चक्कर लगा देगा 36 मिनट में। अब देखिए विद्यार्थी, इसमें तो हम समझ गए कि 36 मिनट बाद मिल जाएगा, लेकिन अगर ग्राउंड में ज़्यादा समय ले और ग्राउंड पूरा बड़ा हो तो ये चीज़ हमको, जैसे कि मान लीजिए ये लेता 60 मिनट और ये लेता 90 मिनट, तो कहते कि कितने समय बाद मिलेगा। तो ऐसे में प्रश्न को अगर इस तरह से प्रश्न आया कि एक ही बिंदु पर कब मिलेगा, या 3 गो घड़ी है, एक है जो 18 मिनट पे बजती है अलार्म और एक 36 मिनट पे बजती है और एक 72 मिनट बाद बजती है अलार्म। अगर तीनों को एक साथ बजा दें तो फिर कब एक साथ बजेगा? तो ऐसे कंडीशन में हम लोग दी गई संख्या का क्या निकालते हैं? लघुत्तम निकालते हैं। दी गई संख्या का क्या निकालते हैं? लघुत्तम, ठीक है। आप याद रखेंगे जब भी इस तरह के प्रश्न हो कि मोमबत्ती है, 3 गो मोमबत्तियाँ को एक ही समय में जला दिया गया, एक मोमबत्ती है जो 20 मिनट बाद है जो बुझ जाती है, अगला मोमबत्ती 40 मिनट बाद बुझती है और अगला तीसरा जो मोमबत्ती है 60 मिनट बाद बुझती है। तो तीनों को एक साथ जलाने के बाद कितने समय के बाद वो फिर से जलना शुरू होगा, या फिर वो मोमबत्ती ख़त्म हो करके अगला मोमबत्ती को कितने समय बाद रिकवर करना पड़ेगा। तो उसी संख्या में हम लोग दी गई संख्या का क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं और वो पता करते हैं कि कितने समय बाद वो फिर से शुरू होगा, ठीक है। तो हम लिखे हैं सोनिया इतना मिनट में एक चक्कर, 18 मिनट में, रवि 12 मिनट में। अब प्रश्न कह रहा है कि एक ही दिशा में चलता है, कितने समय बाद वो प्रारंभ बिंदु पे मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि अनुभव लग गया ना आपको अनुमान कि 36 मिनट बाद दोनों एक ही समय पे एक ही स्थान पे मिलना शुरू होगा, ठीक है। या तो इसी को लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि दोनों को एक ही बिंदु पर पुनः, है ना, पुनः माने फिर से, पुनः मिलने में लगा समय जो होगा वो क्या होगा? दी गई संख्या का लघुत्तम संख्या होगा, ठीक है। दी गई संख्या का लघुत्तम संख्या होगा। तो 18 मिनट और किसका? 12 मिनट, ठीक है। 18 मिनट और 12 मिनट का क्या निकालेंगे? बोलिए। 18 मिनट और 12 मिनट का लघुत्तम संख्या, ठीक है। तो 18 और 12 का लघुत्तम संख्या आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। 18 का लघुत्तम, और जैसे जानते हैं कि 18 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 तिया 6 तिया 18 एवं 12 का आप निकालिए अभाज्य गुणनखंड, तो 2 दूना 4 तिया 12। अब इसका आप निकाल सकते हैं क्या? लघुत्तम संख्या। इसलिए 18 और 12 का क्या निकालेंगे? लघुत्तम संख्या।
जो सब मिल रहा है उसको लिखिए, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखिए। देखिए 2 मिल रहा है तो ये लिखिए, ये 3 मिल रहा है लिखिए, ये 3 नहीं मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है, यहाँ पे 2 है इसमें 2 नहीं है तो इसको भी लिखिए, ठीक है। और ये आपका कितना आ गया, 2 तिया 6 तिया 18 दूना 36, ठीक है। तो कितना आ गया 36। अतः हम कह सकते हैं कि अतः 36 मिनट, अतः 36 मिनट बाद दोनों एक ही बिंदु मतलब प्रस्थान बिंदु, एक ही बिंदु मतलब लिख दीजिए प्रस्थान बिंदु पुनः मिलेंगे, ठीक है, पुनः मिलेंगे। क्लियर? तो आपको बातें समझ में आई, कैसे क्या किए? शॉर्टकट समझिए कि कोई व्यक्ति तेज दौड़ता है और कोई व्यक्ति धीमे दौड़ता है, तो कुछ समय के बाद आप देखे होंगे कि अगला व्यक्ति 2 चक्कर मार दिया और जो कमज़ोर व्यक्ति है या जो धीमे दौड़ रहा है उसका 1 चक्कर या 1.5 चक्कर होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों सेम बिंदु पे मिलेगा जहाँ से चलना शुरू किया है। तो वो समय निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दी गई संख्या का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम, ठीक है। तो विद्यार्थी आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जब नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करेंगे अगले क्लास में, तो उसमें हम आपको कुछ और प्रश्न बताएंगे, जैसे कि वो सिद्ध करने के लिए रहेगा कि √2 एक अपरमेय संख्या, उसको सिद्ध करिए। √5 एक अपरमेय संख्या है, √5 - 3 एक अपरमेय संख्या है, 3√2 एक अपरमेय संख्या है, 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। ऐसे सिद्ध करने पे रहेगा। तो अगले जब वीडियो में हम लोग आएंगे तो उसमें इसी पे आधारित प्रश्न बताएंगे। तब तक आप रिवाइज करिए और जो प्रश्न आपको छूटता है वो ज़रूर पूछें। और पिछले साल एग्ज़ाम में आप देखे होंगे वास्तविक संख्या पे आधारित प्रश्न में एक ना एक प्रश्न ऐसा सिद्ध करने वाला रहता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से समझेंगे। और आपको रियल नंबर चैप्टर के अंतर्गत 10 नंबर के प्रश्न आते ही हैं, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी होंगे जिसको भी मैं बताऊंगा। और इसके अंतर्गत हम एक टेस्ट पेपर भी देंगे आपको, जिसमें देखेंगे कि आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। फिर उस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन भी करवा देंगे, जिससे कि आपको आसानी से एग्ज़ाम में प्रश्न हल हो जाए, ज़्यादा परेशानी ना फील करना पड़े। तो विद्यार्थी तब तक आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो आप देखिए, उसको रिवाइज करिए, समझिए। जब समझ में ना आए तो कमेंट करिए, बताइए किस तरह की दिक्कत है। और फिर हम इसमें कुछ कॉम्पिटिटिव प्रश्न भी लाएंगे, जो आपको आगे पॉलिटेक्निक या ITI या फिर और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको आसानी से प्रश्न सॉल्व होंगे। या फिर जब हम लोग साइंस शुरू करेंगे तो साइंस में भी कई सारे ऐसे प्रश्न आपको बताएंगे जो आपको कंपटीशन आसानी से क्लियर करने में मदद करेगा। तो चलिए विद्यार्थी, तब आज का क्लास स्टॉप करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और अपने आस पड़ोस का भी ख्याल रखें और सभी परिवारों से मिलजुल कर रहे, किसी से कोई वैचारिक वैमनस्य ना बनाए। चलिए, थैंक यू, बाय।